बचपन के खिलौने मतलब हमेशा एक खास सुकून का एहसास कराते हैं ना। एक टेडी बियर हो या कोई छोटी सी गुड़िया। बिल्कुल, वो एक तरह से मासूमियत का प्रतीक होते हैं। बच्चे अक्सर अपनी एक सुरक्षित दुनिया बना लेते हैं उन खिलौनों के साथ। हाँ, और इंसान अनजाने में ही ना अपनी गहरी भावनाओं को उन बेजान चीजों में डाल देता है। सही कहा। लेकिन सोचिए अगर वही भावनाएं इतनी ज्यादा तीव्र हो जाएं कि वो खिलौना एक डरावना सपना बन जाए तो? बाप रे, मतलब सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आज की इस गहन चर्चा में हम खूनी मंडे चैनल से ली गई एक ऐसी अजीब स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं। हम डिकोड करेंगे जापान की सबसे डरावनी ओकिकू डॉल की केस स्टडी। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये सिर्फ एक भूतिया रहस्य नहीं है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को देखें तो ये गहरे दुख और एक अधूरी विदाई का बहुत ही खौफनाक उदाहरण है। बिल्कुल। तो कहानी 1918 से शुरू होती है। 17 साल के एक लड़के इकीवे अपनी छोटी सी 4 साल की बहन किकुको के लिए एक पारंपरिक जापानी डॉल खरीदी। वो लाल किमोनो वाली डॉल जो दिखने में काफी प्यारी थी। हाँ, वही। लेकिन स्रोत बताता है कि ये खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। किकुको को मलेरिया हो गया और बहुत ही कम उम्र में उसने दम तोड़ दिया। बहुत दुखद है ये। बहुत ज्यादा। और अपनी आखिरी सांस तक वो उस डॉल को बस अपने सीने से लगाए रहे। और पता है, यहीं से इस पूरे रहस्य की नींव पड़ती है। अच्छा? क्योंकि जापानी परंपरा ये कहती है कि जो मरने वाले की सबसे पसंदीदा चीजें होती है ना, उन्हें शव के साथ जला देना चाहिए। अच्छा, तो क्या परिवार ने ऐसा नहीं किया? वो करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से मंदिर से उन्हें वो डॉल जलाने की अनुमति नहीं मिली। ओह, तो फिर उन्होंने उस गुड़िया का क्या किया? उन्होंने बस हार मानकर उसे घर के एक शेल्फ पर रख दिया। अब जब मैंने स्रोत में ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला विचार यही आया कि क्या ये मुमकिन नहीं है कि सदमे में डूबा वो परिवार बस उस बेजान गुड़िया में अपनी बच्ची को देख रहा था? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। दुख अक्सर हमारे दिमाग के साथ बहुत अजीब खेल खेलता है ना? मतलब जब इंसान गहरे सदमे में होता है तो उसे मतिभ्रम भी हो सकता है। हाँ, मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग हमेशा एक क्लोजर चाहता है, एक अंतिम विदाई। डॉल का शव के साथ न जा पाना उस परिवार के लिए एक अधूरी विदाई का प्रतीक बन गया था। तो वो दुख कहीं जा ही नहीं पाया। बिल्कुल, वो बस उस घर में उस गुड़िया के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया। मैं मान सकता हूं कि गहरा दुख इस तरह का वहम पैदा कर सकता है, लेकिन स्रोत आगे जो दावा करता है, वो तो सिर्फ दिमाग का वहम नहीं लगता। आप उन भौतिक बदलावों की बात कर रही हैं ना? हाँ, दावा है कि गुड़िया के छोटे काले बाल बढ़कर कंधों तक आ गए। मतलब बेजान गुड़िया के बाल बढ़ रहे थे। और वो बाल धीरे धीरे इंसानी बालों की तरह ब्राउन भी होने लगे थे। उनमें बाकायदा स्प्लिट एंड्स दिखने लगे थे। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है। यहीं पर आकर एक मनोवैज्ञानिक ट्रॉमा एक खौफनाक लोक कथा में बदल जाता है। जब परिवार ने देखा कि बाल बढ़ रहे हैं, चाहे वो उनका सामूहिक भ्रम हो या हकीकत, मां ने घबराकर डॉल के बाल काट दिए। और इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। स्रोत बताता है कि डॉल ने पहले तो मां के सपने में आकर हमला किया और फिर हकीकत में उनकी छाती पर बैठ गई। और डर के मारे पिता ने डॉल को घर के बाहर दफना दिया, लेकिन वो वापस आ गई। रुको, खुद लौट कर आ गई? हाँ, और सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि उसने अपने उन्हीं बढ़ते बालों से पिता का गला घोटना शुरू कर दिया। बालों से गला घोटना? ओह, ये तो ऐसा है जैसे कोई परजीवी अपने ही शिकार को खत्म कर रहा हो। एक वैज्ञानिक नजरिए से क्या ये सामूहिक हिस्टीरिया का एक्सट्रीम रूप हो सकता है? ये सोचना बहुत तार्किक है। परिवार एक ऐसे गहरे अपराधबोध से गुजर रहा था जिसे उन्होंने तभी प्रोसेस ही नहीं किया। पिता का गला घोटना वो एक तरह से उनके खुद के घुटन का प्रतीक हो सकता है, जो वो उस बच्ची को ना बचा पाने के कारण महसूस कर रहे थे। बिल्कुल। और ध्यान दीजिए, कहानी के अनुसार जब इकी ने जोर से अपनी बहन का नाम किकू को पुकारा तो डॉल एकदम से शांत हो गई। तो नाम पुकारते ही उसका शांत होना क्या दर्शाता है? नाम पुकारना मतलब उस दर्द को, उस बच्ची की पहचान को आखिरकार स्वीकार करना। जब तक वो उस दुख से भाग रहे थे, वो खौफ उन पर हावी हो रहा था। ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन स्रोत कहता है कि ये शांति कुछ पलों की थी। परिवार ने इस खौफ को पूरे 20 साल तक झेला। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। वही तो, मुझे हैरानी होती है कि कोई परिवार इतने लंबे समय तक इस तनाव के साथ कैसे जी सकता है। शायद इसलिए क्योंकि वो उसे सिर्फ एक डरावनी चीज नहीं, बल्कि अपनी बच्ची का ही हिस्सा मानते थे। उसे बाहर फेंकना, अपनी बेटी को दोबारा खोने जैसा रहा होगा। लेकिन हर इंसान के सहने की एक सीमा होती है, और अंततः उन्होंने हार मानकर डॉल को जापान के मनेंजी बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। हाँ,
और आज 100 साल बाद भी वो डॉल उसी मंदिर में रखी है। मंदिर ऐसी जगह होती है जो अशांत ऊर्जा को शांत करती है। सुनाए भिक्षु आज भी उसके बाल काटते हैं। उनका बाल काटना एक कर्मकांड बन गया है, शायद उस बच्ची की याद को या उस भारी दुख को शांत रखने का एक तरीका। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। सबसे खौफनाक तथ्य जो स्रोत में है वो ये है कि अब धीरे धीरे उस डॉल का मुंह खुल रहा है और अंदर इंसानी दांत नजर आ रहे हैं। ये तो हद से ज्यादा डरावना है। शायद इसीलिए की तस्वीरें लेना आज भी सख्त मना है। विज्ञान और मान्यताओं के बीच की ये एक ऐसी लकीर है जिसे शायद कभी नहीं सुलझाया जा सकेगा। एक ऐसा रहस्य जहां इंसान का सबसे गहरा दुख मानो भौतिक रूप ले चुका है। सच में। अब इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले जरा सोचिए, अगर निर्जीव वस्तुएं हमारी सबसे गहरी और तीव्र भावनाओं को इस तरह अपने अंदर सोख सकती हैं, तो बचपन के वो पुराने खिलौने जो सालों से आपकी अटारी में किसी अंधेरे कोने में बंद हैं, वो आज भी अपने अंदर हमारी कौन सी ऊर्जा छिपाए बैठे होंगे।